हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने अवर इन्वायरमेंट चैप्टर का पार्ट फर्स्ट कवर कर लिया था, जिसमें हमने इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेव, ट्रॉफिक लेवल, ये सभी टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फ्लो। तो किस तरह से एनर्जी का फ्लो हमें देखने को मिलता है, चलिए देखते हैं। एनर्जी का फ्लो 10% रूल के अकॉर्डिंग होता है ऑर्गेनिज्म में। कैसे? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सनलाइट से एनर्जी लेके अपना फूड का प्रोडक्शन करते हैं। अब जो फूड वो अपनी बॉडी में बनाते हैं उसके ब्रेकडाउन से उनको एनर्जी मिलती है। अब वो कुछ एनर्जी अपनी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको होने में कुछ एनर्जी उनकी वेस्ट हो जाती है। अब इन प्रोड्यूसर्स को जो फीड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके हर्बीवोर्स, इन हर्बीवोर्स में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है प्रोड्यूसर से। कैसे? फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स के पास 10,000 यूनिट ऑफ एनर्जी है, तो जब हर्बीवोर्स इस प्रोड्यूसर्स को मीन्स प्लांट वगैरह को फीड करते हैं तो इनके पास सिर्फ 1000 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। इसी तरह से आपके हर्बीवोर्स को कौन फीड करते हैं? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जब इन हर्बीवोर्स को फीड करते हैं तो उनके पास 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इसी तरह से टॉप कार्निवोर्स के पास 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी जाती है। तो इसी तरह से हमारे एनर्जी का फ्लो हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ 10% एनर्जी है जो कि प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स और कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर्स के पास ट्रांसफ़र होती है। बाकी की एनर्जी कहाँ चली जाती है? बाकी की एनर्जी सभी ऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करने में यूज़ कर लेते हैं। एनर्जी का जो ये फ़्लो होता है ये कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है, मीन्स एक डायरेक्शन में होता है। एक बार जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है वो वापस से नहीं जा सकती, तो इसको बोलते हैं हम यूनी डायरेक्शनल। हमारा एनर्जी का फ़्लो देखने को हमें मिलता है, ये एक ही डायरेक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पिरामिड्स, पिरामिड्स ऑफ नंबर। इसका क्या मतलब है? ट्रॉफिक लेवल में ऑर्गेनिज्म के नंबर को रिप्रेजेंट कर ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम उसे बोलते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर। मीन्स जो ट्रॉफिक लेवल है, ट्रॉफिक लेवल के अंदर फॉर एग्जांपल ये आपका ट्रॉफिक लेवल है, इस ट्रॉफिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म का रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राफिकली शो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम पिरामिड ऑफ नंबर। कैसे? अब नंबर का पिरामिड है ये, तो प्रोड्यूसर्स की का जो नंबर होता है वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, उससे कम आपके हर्बीवोर्स, फिर आपके कार्निवोर्स और फिर टॉप कार्निवोर्स का नंबर सबसे कम होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब है? बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का मतलब है जो ऑर्गेनिज्म जब फॉर एग्जांपल आपके प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स प्लांट्स जो हैं वो सॉइल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो अपने सराउंडिंग से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सराउंडिंग्स में आपके वाटर, CO2, सनलाइट, ये सब कुछ एज ए रॉ मटेरियल प्लांट्स लेते हैं और अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। तो इस तरह से जो ये प्रोड्यूसर्स हैं अपने सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। तो होता क्या है, अब हम अपने प्लांट्स को प्रॉपर सही रखने के लिए हम पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो जब ये पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर लेते हैं इन प्लांट्स पर, तो ये प्लांट्स जो होते हैं या एनिमल्स जो हैं वो इस केमिकल को ब्रोकन नहीं कर सकते, वो इसको डिग्रेड नहीं कर पाते, तो वो उनकी बॉडी पर रह जाता है। अब इस टॉक्सिन या इस केमिकल को जब हर्बीवोर्स फीड करते हैं इन प्रोड्यूसर्स से, तो वो उनकी बॉडी में चला जाता है, उनकी बॉडी से। अब हर्बीवोर्स की बॉडी में ये टॉक्सिन पहुंच गया क्योंकि ब्रेक किसी की भी बॉडी में ये डिग्रेड नहीं हो पा रहा है, फिर हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में ये आपका टॉक्सिन ट्रांसफ़र हो जाता है, कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर्स में चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिन अगर हम देखें सबसे ज़्यादा कहाँ जाएगा? हायर ट्रॉफिक लेवल में ये हार्मफुल सब्सटेंस ट्रांसफ़र होता जाता है। ठीक है, तो इसी को हम बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि जो हायर ट्रॉफिक लेवल है उसमें ये हार्मफुल सब्सटेंस सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हमें मिलता है। द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन ऑर्गेनिज्म
एट सक्सेसिवली हायर ट्रॉफिक लेवल्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन. सो हाउ डज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हार्म डिफरेंट एनिमल्स. किस तरह से ये जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है ये डिफरेंट एनिमल्स को हार्म करता है. तो हम देखते हैं कि जो DDT है, DDT क्या है, एक पेस्टिसाइड है. हम पेस्ट को किल करने के लिए अपने प्लांट्स पर इसको स्प्रेड करवाते हैं. तो ये DDT प्लांट डिग्रेड नहीं कर पाते. उनसे ये बर्ड्स वगैरह में अगर DDT एक्यूमुलेट हो गया बर्ड्स में तो क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं. जो बर्ड्स के एग होते हैं वो एग का जो शेल होता है वो इजीली ब्रेक होने लगता है, इजीली टूटने लगता है. इवन बिफोर चिक्स आर बॉर्न, अभी चिक्स का बर्थ भी नहीं हुआ उससे पहले ही वो जो शेल है उसकी वो ब्रेक होने लगती है इस DDT के एक्यूमुलेशन की वजह से. तो इससे क्या होगा, उनकी पॉपुलेशन जो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, पॉपुलेशन की ग्रोथ पर इफ़ेक्ट पड़ता है. जापान में देखा गया था कि जो कंपनियां हैं वो मरकरी जो कंपाउंड है उसको मिनेमाटा के वाटर में डंप कर देती है, जिसकी वजह से ये जो मरकरी है वो फ़िश के थ्रू खा ली जाती है. अब फ़िश इसको कंज्यूम कर लेते हैं इस मरकरी को. ये अगर अब फ़िश को कोई ह्यूमन फीड करता है तो मरकरी उसकी बॉडी में चली जाएगी, जिसकी वजह से 1000 पीपल की डेथ हुई थी. इस वजह से मेनी कंट्रीज़ हैव बैंड द यूज़ ऑफ DDT एंड द यूज़ ऑफ मरकरी एंड थिंग्स लाइक बैटरीज वगैरह. तो काफ़ी कंट्रीज़ में क्या किया गया, बैन कर दी गई इस DDT का यूज़ करना और मरकरी का यूज़ बंद कर दिया गया था. सो हाउ वी अफेक्ट द इन्वायरमेंट, कैसे हमारा अफेक्ट, हम मतलब किस तरह से इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल सीवेज, गार्बेज, ये सब कलेक्ट होकर हम उससे इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं. या फिर CFC जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से ओजोन लेयर हमारी डिस्ट्रॉय होती है. ह्यूमन जनरेटेड वेस्ट जो हैं, गार्बेज, सीवेज, ये सभी की वजह से हमारे इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है. नेक्स्ट आपका टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में क्या डिफरेंस है. बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो इजीली आपके डिकम्पोज हो जाते हैं, जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं उनको हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं. और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं जो आपके इजीली डिकम्पोज नहीं होते. मीन्स आपके प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह होती हैं तो ये डिग्रेडेबल नहीं होते, ये डिकम्पोज नहीं हो पाते सैप्रोट्रॉफ्स के थ्रू. और बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल आपके क्या हैं, पेपर, वुड, कॉटन, फूड मटेरियल्स एंड सीवेज, ये सभी इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं. जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, इनका हम रिसाइकल, इसको रीयूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा इन्वायरमेंट पे जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट है आपका टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज एंड सीवेज. तो सीवेज को अगर हम डायरेक्टली रिवर्स वगैरह में, रिवर्स स्ट्रीम्स में अगर डायरेक्टली उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो कितने ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, कितने ज़्यादा डिसीज़ कॉज होगी, माइक्रोब्स उसमें जनरेट हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से डिसीज़ कॉज होती है, पॉल्यूशन होता है गार्बेज सीवेज की वजह से. तो हमें क्या करना चाहिए, पहले इस सीवेज को हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू इस सीवेज को क्लीन करना चाहिए, तभी हमें इसको रिवर्स वगैरह में ट्रांसफ़र करना चाहिए, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हमें देखने को नहीं मिलेगा. तो इसके लिए हम कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, फिज़िकल ट्रीटमेंट, कुछ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ऑर्गेनिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है सीवेज गार्बेज में उसको फीड कर लेते हैं. ये एरोबिक बैक्टीरिया वगैरह इसमें डालते हैं और ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है ऑर्गेनिक मैटर को क्लीन कर लेता है, ख़त्म कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा सीवेज जो है वो क्लीन हो जाता है. फिर हम उन एरोबिक बैक्टीरिया को क्लीन ख़त्म करवाने के लिए, उनको किल कराने के लिए हम उसमें एनारोबिक डाइजेस्टर डाल देते हैं, जैसे आपके मेथेनोजेंस वगैरह होते हैं जो कि बायोगैस हमें प्रोड्यूस करवा के देते हैं. और बायोगैस का हम यूज़ कहाँ कर लेते हैं, अपने कुकिंग इलेक्ट्रिसिटी को मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में या फिर कुकिंग के लिए हम अपने इस बायोगैस को यूज़ कर लेते हैं. तो इस तरह से हम सीवेज ट्रीटमेंट करवा सकते हैं.
क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ओजोन होल। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो ओजोन लेयर होती है ये आपके एटमॉस्फेयर मीन्स आपके इन्वायरमेंट, आपके एटमॉस्फेयर की ये सबसे हायर लेयर होती है, जो कि क्या करती है, हमें ये प्रिवेंट करवाती है यूवी रेडिएशंस डायरेक्टली अर्थ की सरफेस पर ना पड़ें। इस वजह से ये ओजोन लेयर क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है यूवी रेडिएशंस को, क्योंकि यूवी रेडिएशंस अगर डायरेक्टली अर्थ की सरफेस पर पड़ेंगी तो स्किन कैंसर वगैरह होता है। लेकिन आज के टाइम में क्या चल रहा है, हमारा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस हैं जो हम इतना ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारी जो ये ओजोन लेयर है इसमें होल्स क्रिएट हो गए हैं, जिसकी वजह से यूवी रेडिएशंस डायरेक्टली आपके अर्थ के सरफेस पर आती हैं और स्किन कैंसर कॉज करती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस में जो क्लोरीन होता है वो आपके ओजोन को ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब ये क्लोरीन इस ओजोन के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाती है, जिसकी वजह से ओजोन जो है आपकी ओजोन गैस वो डिग्रेड हो रही है और ओजोन लेयर में इसकी क्वांटिटी कम हो रही है, जिसकी वजह से हमें होल्स देखने को मिल रहे हैं ओजोन लेयर में। तो इसको रोकने के लिए 1987 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें कि ओजोन लेयर के डैमेज होने को स्टॉप किया गया था। इसमें एक एग्रीमेंट बनाया गया जिसमें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है उसके प्रोडक्शन को फ्रीज़ किया गया। कुछ कंट्रीज़, मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ ने इस एग्रीमेंट पर साइन किए थे। तो उसके बाद हमें क्या रिज़ल्ट मिला कि ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन रेट था वो डिक्रीज़ हो गया था।